नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रताप ओझा आज अपने चैनल मिस्टर ऑलराउंडर पर आप लोगों को कंप्लीट नाइन्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्लीट टेंथ का फिजिक्स केमिस्ट्री 5 घंटे के अंदर अपलोड करने वाला हूं और पूरा एक एक टॉपिक समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से मेरे चैनल को इस वीडियो को देखिए और समझते जाइए हर टॉपिक को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला इकाई है मापन यांत्रिकी तथा ध्वनि। पहला क्या है? चैप्टर मापन के मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि क्या होता है, देखिए इसमें पहला है हेडिंग भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो जिन राशियों की माप की जा सकती हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, क्षेत्रफल आदि। मतलब कि हम लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, बल को भी माप सकते हैं, क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि। और एक होती है अभौतिक राशि, जिन्हें माप नहीं सकते हैं, जैसे हो गया सुख, दुख, हंसी, खुशी, ये सब मापा नहीं जा सकता है, तो इन्हें अभौतिक राशि कहते हैं। तो हमको भौतिक राशि में ही पढ़ना है जो है मापन। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है जिन्हें मापा जा सकता है। पहला क्या है? मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या है? तो जो भौतिक राशियाँ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल या आधारीय भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या है? मूल राशियाँ हैं, क्योंकि ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई अपना सिंगल है, द्रव्यमान सिंगल है, मतलब इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि जो भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात जिन राशियों को मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मतलब कि जैसे हो गया क्षेत्रफल, चाल, आयतन। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चाल का क्या होता है? दूरी बटा में समय। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये सब क्या है? अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है? लंबाई और चौड़ाई पे। उसी तरह चाल किस पे निर्भर कर रहा है? तो दूरी और समय पे। आयतन किस पे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पे। तो इसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब मापन किसे कहते हैं? देखिए, किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी ज्ञात एवं निश्चित राशि से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मतलब कि एक अज्ञात भौतिक राशि है और एक ज्ञात भौतिक राशि है। तो अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी ज्ञात भौतिक राशि से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसका ही लंबाई मापना है, तो ये अज्ञात हो गया कि इस कितना है, और ये 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये हम बोल दिए, तो इसको क्या बोल दिए कि ये मापन हो गया एक तरह से। तो मापन के बताने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है कि राशि का संख्यात्मक मान। पहले क्या हमको बताना पड़ता है कि राशि का संख्यात्मक मान बताएँगे, जो यह बताता है कि राशि के माप में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। और दूसरा क्या है? राशि का मात्रक। जैसे कि मान लीजिए कि इसका लंबाई लेना है, इसका लंबाई मान लेते हैं हम, ये है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को 15 क्या हो गया? राशि का संख्यात्मक मान हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गया? मापन हो गया। तो ये बताएगा कि 15 बार सेंटीमीटर आया है। तो भौतिक राशि का फार्मूला हो गया मापन का मापक का संख्यांक यानी n गुणे मात्रक यानी u। अब मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी के समान प्रकृति वाले चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब कि अब लंबाई को मापना है तो मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को मापना है तो किलोग्राम में मापेंगे। ये सब क्या हो गया? मात्रक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए बस। अब आगे आते हैं, इसमें आगे क्या है? तो आगे अब आता है कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जो मूल राशियाँ हैं उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक जो होता है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर का क्यूब। जैसे चाल का मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर क्यूब हो गया, आयतन का। तो ये व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं। अब आता है मापन की पद्धतियाँ, मतलब मापन कितने पद्धतियों में होता है? तो यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है एफपीएस पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरा क्या है? सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरा क्या है? एमकेएस पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। परंतु आजकल एसआई पद्धति में मापन की जाती है। ये 3 पद्धति पहले की थी, लेकिन अब जो है एक एसआई पद्धति आई है। एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं एवं 2 पूरक राशियां हैं। मतलब कि 7 जो है मूल राशियां हैं और 2 क्या है? पूरक राशियां हैं। जो निम्नलिखित चार्ट में उनके मात्रक प्रतीक उनके मात्रकों के प्रतीक के रूप में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं। लंबाई, लंबाई का क्या होता है? कैपिटल एल प्रतीक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एम से दर्शाते हैं और किलोग्राम होता है। समय का टी से दर्शाते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। ताप को थीटा से दर्शाते हैं, इसका मात्रक केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा को एम्पियर ए से दर्शाते हैं, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता को आई से दर्शाते हैं, कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा को क्यू से दर्शाते हैं, इसका मात्रक मोल होता है। अब आते हैं नोट में। मोल का प्रयोग मुख्यतः रसायन विज्ञान में होता है। भौतिकी में प्रथम 6 राशियों का ही उपयोग होता है। ये 6 जो है इनका भौतिकी में उपयोग होता है। ये मोल का प्रयोग जो है रसायन विज्ञान में होता है। 1 मोल का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10 की घात 23। इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक, अब आते हैं पूरक राशि एवं पूरक मात्रक। पूरक राशि क्या है? तो अब देखिए, कोण तथा घन कोण
मतलब कि ये क्या हो गए, पूरक राशि हो गए अथवा ठोसीय कोण, मतलब घन कोण को ठोसीय कोण कहते हैं। मतलब कि कोण तथा घन कोण अथवा ठोसीय कोण को पूरक राशि तथा इनके मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहते हैं। अब आते हैं मूल मात्रकों के गुणज और अवगुणज। तो अब यहाँ पे मूल मात्रकों का उपसर्ग है, जैसे एटो, फेमटो, पिको, नैनो, ये सब लग जाएगा। मीटर के पहले लगाएंगे एटोमीटर, किलोग्राम का एटो किलोग्राम, ऐसे होता है, तो इनको उपसर्ग है कहते हैं। एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। उसके बाद से आता है आगे मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, यही आएगा, देख लीजिए। मीटर, उसके बाद से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। तो इसका अब जो है मूल ये सब क्या होता है, तो ये समझते हैं। गुणज क्या होता है इसका, तो एटो 10 के पावर माइनस 18, फेक्टो का हो गया 10 के पावर माइनस 15, उसी तरह पिको का हो गया 10 के पावर माइनस 12, नैनो का 10 के पावर माइनस 9, माइक्रो का 10 के पावर माइनस 6, मिली का 10 के पावर माइनस 3, सेंटी का 10 के पावर माइनस 2, डेसी का 10 के पावर माइनस 1। उसी तरह आता है जो मीटर या ग्राम या सेकंड, तो 10 के पावर 0 में हो जाएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा, डेका, डेका में हो जाएगा 10 के पावर 1, हेक्टो में 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, जीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेंटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18। लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक अब समझते हैं। पहला, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। दूसरा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तीसरा, 1 फर्मी बराबर 10 के घात माइनस 15 मीटर। चौथा, 1 खगोलीय मात्रक का मान होता है 1.47 गुणे 10 के घात 11 मीटर। पांचवा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10 के घात 15 मीटर बराबर 10 के घात 16 मीटर लगभग में। छवा, 1 पारसेक बराबर 3.084 गुणे 10 के घात 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये सब क्या हो गए, लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक हो गए। अब यहाँ पे मात्रक निकालने सिखाया गया है, जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन का निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, तो चाल का मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक बटा में समय का मात्रक। यही मीटर बटा सेकंड, यही मीटर पर सेकंड, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो ये सब सवाल यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद से सब तो आंकिक प्रश्न है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेसन दूसरा आ जाता है, मापन का मात्रक खत्म हो गया। अब आता है लेसन 2। लेसन 2 में क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं सार्थक अंक तथा कोटि मान किसको कहते हैं, ये समझना है, ठीक ना। इसमें हमको क्या समझना है, ये देखते हैं यहाँ पे। तो अल्पतमांक किसे कहते हैं, तो किसी यंत्र द्वारा जितनी छोटी से छोटी राशि मापी जा सकती है वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। मतलब कि कोई भी यंत्र है, उससे कितना छोटा से छोटा माप हम कर सकते हैं, उसको उसका अल्पतमांक कहते हैं। जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर से छोटा माप मीटर पैमाना नहीं कर सकता है। उसी तरह वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, इससे छोटा ये नहीं कर सकता। स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर, इससे छोटा ये नहीं कर सकता। नोट देखिए, किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है। मतलब कि वो क्या तक माप सकता है, कम से कम, उसको ही अल्पतमांक कहते हैं। किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा वह माप है जिससे कम मान की राशि की माप उस यंत्र द्वारा शुद्ध रूप में नहीं की जा सकती है। मतलब इनसे अब कम राशि का माप इनके द्वारा शुद्ध रूप से नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, इनका अल्पतमांक कहेंगे। अब आता है दूसरा नंबर, सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब कोई भी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है। सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि देखिए। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर आता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब जितने भी अशून्य अंक हैं वो सब सार्थक अंक होंगे, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। दूसरा, दो अशून्य अंकों के बीच, जैसे यहाँ पे देखिए 3.7692 है, तो यहाँ पे सभी अशून्य अंक 1 2 3 4 5, ये इसमें सार्थक अंक कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरह दूसरा आता है, दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य अंक सार्थक अंक होता है। मतलब कि ये दो अशून्य अंक हैं, मतलब जैसे ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, इसके बीच में जितने भी शून्य आएंगे ये सब सार्थक में गिने जाएंगे। ये 7 3 के बीच में शून्य है तो सार्थक, तो टोटल सार्थक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसके बाद से तीसरा, किसी संख्या के प्रथम अशून्य अंक से पहले लगाए गए शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होता है। मतलब कि प्रथम अशून्य अंक, कोई संख्या मान लीजिए यही है 0.00374, तो यहाँ पे 3 क्या है, प्रथम अशून्य अंक है। इससे पहले अगर कोई भी शून्य अंक आता है और बीच में कोई और अशून्य अंक नहीं है तो ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। मतलब इसमें सार्थक अंक केवल 3 ही होंगे। अब आता है चौथा, किसी संख्या के अंतिम अशून्य अंक के बाद का शून्य अंक सार्थक अंक होता है। मतलब ये कोई संख्या है, इसमें अंतिम अशून्य अंक क्या है, 7 है, इसके बाद का शून्य अंक सार्थक में गिना जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रथम अशून्य अंक के पहले का शून्य अंक सार्थक नहीं होगा, लेकिन अंतिम अशून्य अंक के बाद का शून्य अंक क्या होगा, सार्थक होगा। अब आते हैं पांचवा नंबर, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई संख्या है, इसमें 10 की घात है कितना भी, तो उसका सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संख्या जो ये है इसी का सार्थक अंक देखेंगे, 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक इसमें हो गए। अब आगे आते हैं इसके चैप्टर पर, आगे क्या है देखते हैं। आगे देखते रहिए दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए चैप्टर में। यहाँ पे अब थोड़ा एक सवाल है, इस सवाल को समझते हैं कि क्या है ये सवाल। देखिए,
अंकगणितीय क्रियाओं में सार्थक अंकों के उपयोग क्या है? तो पहले जोड़ना तथा घटाना में देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2.5 मीटर, 12.58 मीटर, 0.356 मीटर का जोड़ उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए पहले इससे जोड़ देते हैं, नॉर्मल जैसे जोड़ किया जाता है। आ गया 15.436 मीटर। लेकिन अब यहाँ पे सार्थक अंकों की दृष्टि से उत्तर क्या करेंगे कि इसमें दशमलव के बाद देखेंगे सबसे कम सार्थक अंक कहाँ पे है, सबसे कम अंक कहाँ पे है। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक 1 है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद सबसे कम अंक मतलब 4 तक ही लेंगे। ठीक, ये हो गया। देखिए ये जैसे यहाँ पे है, इसमें भी निकालना है, तो इसमें भी जोड़ करेंगे। जोड़ के बाद देखेंगे कि सार्थक अंकों की दृष्टि से उत्तर में देखेंगे दशमलव के बाद सबसे कम अंक कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, 2 अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही इनको रखेंगे। ये जो है इसको दशमलव के बाद 2 अंक तक कर देंगे। इसी लागू घटाना में भी यही लागू होगा नियम। अब आता है गुणा तथा भाग में। गुणा तथा भाग में क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। गुणा तथा भाग से प्राप्त परिणामों को भी उतने ही सार्थक अंक तक लिखना चाहिए जितने की न्यूनतम सार्थक अंकों वाली राशि में हो। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि गुणा करने पर और या भाग करने पर उतने ही सार्थक अंक लिखे जाएंगे जितने की न्यूनतम राशि में हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 गुणे 2.55 करना है, इसमें गुणा करने पे 12.75 आता है। इसमें देखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद अंकों को नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे न्यूनतम सार्थक अंक किसमें है, तो न्यूनतम सार्थक अंक इसमें है। इसमें कितने हैं, तो 1 2 है न्यूनतम सार्थक अंक। तो यहाँ पे भी अब क्या करेंगे कि न्यूनतम सार्थक अंक 2 तक, मतलब कि 1 मिनट, और इसको आगे हम बताएंगे, इस समझ में नहीं आ रहा। आगे आते हैं, कोटिमान क्या है। तो देखिए, यदि किसी राशि के परिमाण को 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घातों के रूप में प्राप्त मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। मतलब कि 10 की घात के रूप में अगर किसी राशि को लिखा जाता है यानी व्यक्त किया जाता है तो उसे ही कोटिमान कहते हैं। अब कोटिमान निकालने का विधि देखिए क्या है। यदि 10 की घातों के रूप में लिखी गई संख्या का मान अंडर रूट में 10 बराबर 3.16 के बराबर या इससे छोटा हो तो कोटिमान के लिए 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि 10 की घात के रूप में लिखी गई संख्या का मान अंडर रूट में 10 बराबर 3.16 से बड़ा होगा तो कोटिमान के लिए 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 0.0000 ऐसे करके 25 है, इसका कोटिमान निकालना है। तो यहाँ पे पहले 1 अंक तक लाते हैं। 2.5 गुणे, यहाँ कितना अंक घस का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक। तो गुणे 10 के घात इधर आएगा तो माइनस में आता है, इधर आता है तो प्लस में आता है। 10 के पावर -8। अब 2.5 क्या है, 3.16 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, तो इसमें कोटिमान 10 के पावर -8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोटिमान 10 के पावर -8 हो जाएगा। लेकिन यही यहाँ आ गया। अब इसको घसकाते हैं तो 3.8 गुणे 10 के पावर -7। अब यहाँ 3.8 जो है 3.16 से बड़ा है, तो कोटिमान जो 10 के घात में उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 10 के घात -7 प्लस 1 यानी 10 के घात -6 हो गया। अब आता है फार्मूला एक, इसको याद कर लीजिए। शुद्ध पाठ्यांक बराबर प्रेषित पाठ्यांक माइनस कोष्ठ में प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक ना, इसके बाद से आगे समझते हैं। इसके बाद से आगे यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल हमको करना नहीं है, अब न्यूमेरिकल हम बाद में आप लोग कराएंगे। एक एक न्यूमेरिकल थ्योरी आज पढ़ते हैं केवल। अब आते हैं तीसरा चैप्टर, गति। गति क्या है, मोशन। मोशन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए गति, गति क्या है, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु गति में कहलाते हैं, और यदि स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु विराम में कहलाती है। मतलब कि कोई भी वस्तु है यहाँ पे और इसका स्थिति जो है समय के साथ बदल रहा है तो ये कहलाएगी कि गति में है। अगर ये समय के साथ नहीं बदलता है तो गति में नहीं है। जैसे अभी ये यहीं पे बैठी हुई है, समय आगे बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये विराम में है। लेकिन यही समय के साथ साथ ये कहीं पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसको कहेंगे कि यहाँ से यहाँ आ गया, गति में है। ठीक। अब आते हैं अदिश राशि क्या है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। मतलब जिसमें केवल परिमाण बताया जाए, दिशा ना बताया जाए। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, इनमें क्या है, लंबाई 5 किलोमीटर बोल दिए, 5 सेंटीमीटर बोल दिए, द्रव्यमान 50 किलोग्राम बोल दिए, इसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण बताया जा रहा है कि 50 60 ऐसे 5 6। तो ये सब क्या हो गया, अदिश राशि हो गए। लेकिन सदिश राशि क्या होती है, तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या हो गया, विस्थापन, संवेग, बल, त्वरण आदि। मतलब इसमें क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम समझते हैं विस्थापन, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें बताना पड़ता है कि 5 किलोमीटर पूरब दिशा में या 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ऐसे संवेग हो गया, बल हो गया, 5 न्यूटन का बल जो है पूरब दिशा में लगाया जा रहा है, त्वरण हो गया। तो ये सब क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अब दूरी समझते हैं, दूरी क्या है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसकी मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। मतलब कोई गतिमान वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ से मान लीजिए चलना प्रारंभ करती है और ये ऐसे 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 चलते 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 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से पूरा ये जहाँ तक पहुंची है ये सब पूरा काउंट करेंगे कितना दूर चली है, ये पूरा जोड़ के देखेंगे तो इसको ही कहेंगे दूरी कहेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, सॉरी, यह एक अदिश राशि है। मतलब दूरी क्या है, तो एक अदिश राशि है।
मतलब टोटल बार की लंबाई को जोड़ देते हैं, उसी को दूरी कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यह केवल धनात्मक होती है क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ की, कहीं पे भी पहुँचे पूरा जोड़ेंगे ही तो धनात्मक होगी ही। यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। मतलब वस्तु कैसे-कैसे चला है उसके रास्ते पर निर्भर करती हैं। यह केवल परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। दूरी क्या करती है? केवल परिमाण को बताती है, दिशा नहीं बताती है। वहीं पे आता है विस्थापन क्या है? तो विस्थापन देखिए, किसी ऋजुरेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, यहाँ पे न्यूनतम छूट गया, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर ही होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती हैं। यह परिमाण के साथ-साथ दिशा को भी प्रदर्शित करती है। अब समझते हैं, जैसे यहाँ से कोई चलता है और ऐसे-ऐसे चल के ऐसे-ऐसे चल के यहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये पूरा दूरी नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ये सीधा ऋजुरेखीय मार्ग, सबसे न्यूनतम दूरी, इसको ही कहेंगे विस्थापन। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक? यह एक सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पे आपको दिशा बताना पड़ेगा और इसका मात्रक भी मीटर होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, उसको आगे समझेंगे कैसे हो सकता है। अब आगे आते हैं। अच्छा, यहीं पे समझ लेते हैं धनात्मक कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किए, इधर-इधर ऐसे सीधे गए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर ये चले पूरब दिशा में, तो ये आपका क्या हो गया? धनात्मक 5 किलोमीटर। अब इधर से इधर 2 किलोमीटर इधर आ गए, तो आपका विस्थापन पूछेंगे तो 5 - 2 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर। दूरी हो जाएगा 5, पूरा टोटल इधर 2 7 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। दूरी हमेशा धनात्मक ही होगा, लेकिन अब देखिए विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है। 5 इधर गए और फिर इधर 10 आ गए उल्टा दिशा में, तो 10 किलोमीटर इधर आ गए, तो 5 और इधर आ गए 10, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो ये टोटल 10 है। ठीक? और ये 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5, तो -5, क्योंकि ये दिशा भी देखना है यहाँ पे, इधर माइनस दिशा दर्शाएगी कि इस साइड में है, -5 किलोमीटर विस्थापन हो गया। अब 5 इधर गए, फिर 5 यहीं पे आ गए, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया विस्थापन यहाँ पे, ठीक ना? तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये 5 किलोमीटर ये है, 6 किलोमीटर ये है, तो चली गई दूरी कितना होगा? तो 5 और 6 11 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन यहाँ से यहाँ की सीधी दूरी निकालेंगे तो 11 किलोमीटर ना आके यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर, इससे करनी में निकालेंगे सूत्र से, तो 25 6 होगा 36 61 हो जाएगा। करनी में 61 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये विस्थापन हो जाएगा। चाल तथा वेग में अंतर आप समझते हैं, चाल तथा वेग क्या है? तो चाल इधर है, वेग इधर है, ठीक ना? चाल और वेग में अंतर समझने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब कि एकांक समयांतराल में, मतलब कि 1 सेकंड में कोई वस्तु कितनी चल रही है, उनके अनुपात को ही चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वह 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, तो उसका चाल हो जाएगा 10 मीटर बटा में 1 सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड। वहीं विस्थापन क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा? दूरी के साथ अनुपात देखेंगे समय का, और यहाँ पे क्या देखेंगे? विस्थापन का अनुपात देखेंगे समय के अनुपात में। तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रही है, तो चाल हो गया, और कितना विस्थापन तय कर रहा है, तो वो वेग हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है, ठीक ना? इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्योंकि ये दूरी से निकलता है चाल का मान। और वेग वेग क्या है? तो यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ-साथ दिशा भी होती है। जैसे आप बोलेंगे कि राम 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा था, तो यहाँ 5 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया? चाल हो गया। लेकिन वेग अगर कहना है तो राम 5 किलोमीटर पर घंटा पूरब दिशा में जा रहा था, तो यहाँ पे वेग हो गया, क्योंकि इसमें दूरी के साथ-साथ दिशा भी आ गई। अब मतलब समय दिशा भी आ जाता है परिमाण के साथ। अब यहाँ पे आता है, जैसे दूरी में धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, वैसे ही चाल भी धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। चाल मतलब दूरी केवल तो धनात्मक होती है, लेकिन चाल जो है धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। और वेग वेग क्या है? जैसे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, वैसे ही वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। जैसे चाल का फ़ॉर्मूला आ जाता है दूरी बटा में समय, वैसे ही वेग का फ़ॉर्मूला आ जाता है विस्थापन बटा में समय। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी और विस्थापन का मात्रक तो मीटर ही होता है, दोनों का अनुपात समय से है, तो मीटर पर सेकंड होगा ही। अब आगे आते हैं। औसत चाल किसको बोलते हैं, ये समझते हैं। तो यदि कोई पिंड समान समयांतराल यानी डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री में दूरियां डेल्टा एस वन, डेल्टा एस थ्री, डेल्टा एस टू ऐसे करें, तो पिंड की औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। अब आता है एक समान चाल तथा असमान चाल, इसको क्या कहते हैं? देखिए, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को एक समान चाल, और यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करें तो उसे असमान चाल कहते हैं। इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे अगर कोई दूरी मान लीजिए कि पहले मिनट में 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, फिर दूसरे सेकंड में 10 मीटर 5 मीटर ही चलता है, फिर तीसरे सेकंड में 5 ही मीटर चलता है, तो ये कहेंगे कि एक समान चाल है, 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन असमान चाल क्या कहेंगे? पहले
पहले सेकंड में 5 मीटर चलता है, दूसरे सेकंड में 6 मीटर चलता है, तीसरे सेकंड में 7 मीटर चलता है, तो इसको असमान चाल कहेंगे क्योंकि एक समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा है। उसी तरह एक समान वेग तथा असमान वेग क्या कहलाता है? तो यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी समान दिशा में तय करे, यहाँ पे दिशा भी आ गई, यहाँ पे दिशा नहीं था, तो समान दिशा में तय करे तो उसको क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। और यदि पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी समान दिशा में तय न करे तो उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। अब आते हैं त्वरण क्या है? तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि वेग के में परिवर्तन जो हो रहा है समय के अनुपात में। जैसे पहले मान लीजिए किसी वस्तु का वेग है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे समय सेकंड में उसका चाल हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में उसका चाल होता है 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो 10 - 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार उसकी स्पीड बढ़ रही है। उसको त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे स्मॉल a से निरूपित करते हैं क्योंकि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटा में समय हो जाएगा, v/t। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निरूपित करते हो, इसका मात्रक होता है, इसे स्मॉल a से निरूपित करते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो तो उसे त्वरण कहते हैं। मतलब वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? प्लस में जाएगा। मतलब 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर यही है 15 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 मीटर हो जाता है पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंदन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेग का मान क्या है? समय के साथ-साथ में क्या हो जाता है? घटते जाता है, तो यहाँ पे मंदन हो जाएगा। और यही अगर स्पीड जो है बढ़ता रहा है तो त्वरण हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं त्वरण या मंदन का फार्मूला क्या हो जाता है? वेग परिवर्तन बटा में समयांतराल। जैसे कि ए या माइनस ए, ए से निकल ए त्वरण को निरूपित करता है और माइनस ए क्या करता है? तो माइनस ए तुम्हारा मंदन को। तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी, डेल्टा V मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन, यानी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 यानी पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटा में डेल्टा टी यानी समय में परिवर्तन। तो इसको ही कहते हैं त्वरण या मंदन। अब आते हैं एक समान त्वरण या एक समान मंदन किसको कहते हैं? तो यदि गतिशील वस्तु में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। जो हमको बताया आप लोगों को कि 1 मिनट में, पहले मिनट में 5 मीटर पर सेकंड चाल था, दूसरे मिनट में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरे मिनट में 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इसको कहेंगे क्या? कि एक समान त्वरण है या एक समान मंदन। कब कहेंगे? जब घटते जाएगा, 15, 10, 5 ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं गति का समीकरण आता है। ऋजुरेखीय गति में गति के लिए 3 समीकरण होते हैं। ऋजुरेखीय गति मतलब सीधी गति, ऊर्ध्वाधर ऐसे, मतलब कि ये समझ लीजिए। तो इसमें 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, याद रखिएगा। जहाँ स्मॉल u क्या है? तो प्रारंभिक वेग है, स्मॉल v क्या है? तो अंतिम वेग है, a क्या है? तो त्वरण है, t क्या है? t समय अंतराल है, s क्या है? चली गई दूरी है। ये फार्मूला आपको समझ आएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब कि प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में किसी चीज का वेग क्या है, v मतलब अंतिम वेग मतलब लास्ट में उसका अंतिम वेग क्या है, a मतलब त्वरण समझ ही गए हैं, s चली गई दूरी मतलब दूरी क्या है, t क्या है? समय अंतराल समय। मतलब कि अब आता है गतिमान वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी। चूंकि यहाँ पे क्या है? टी सेकंड, टोटल टी सेकंड में दूरी तय करना हो तो ये लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन अगर कोई वस्तु चल रही है तो टीवें सेकंड में, मतलब स्पेसिफिक किसी टाइम पे पूछ देगी, 10वें सेकंड में, 12वें सेकंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा st बराबर u प्लस 1/2a कोष्ट में 2t माइनस 1। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ इस स्थिति समझते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट देखते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु अभी चलना प्रारंभ ही कर रही है तो उसका u क्या हो जाएगा? u बराबर 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? कोई वस्तु चलते-चलते रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। मतलब लास्ट में उसका, मतलब चल रही है, अंतिम में रुक गई तो v बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तीसरा क्या है? तो यदि वस्तु का वेग एक समान दर से घट रहा हो तो a का मान माइनस ए होता है, तथा यदि एक समान दर से बढ़ रहा है तो ए का मान प्लस ए ही रहता है। मतलब कि एक समान दर से बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, तो ए का मान हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ए का मान क्या है? बढ़ रहा है, धनात्मक हो गया। लेकिन यही 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 0 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ मंदन हो जाएगा, ए का मान माइनस ए हो जाएगा। यदि वस्तु एक समान वेग से चले तो त्वरण ए बराबर 0 होता है। अब मान लीजिए कि वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेग है, दूसरे में भी 5 ही है, तीसरे में भी 5 ही है सेकंड में, तो यहाँ वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का फार्मूला ही होता है v2 माइनस v1 बाई टी। तो v2 भी 5 है, v1 भी 5 है, तो 5 माइनस 5 बटा में टी, टाइम समय कितना भी हो तो 0 तो 0। अब यहाँ पे आंकिक प्रश्न आते हैं जो कि आपको कर लेना है। उसके बाद से न्यूमेरिकल के बाद से आता है आगे चैप्टर। अगला चैप्टर क्या है ये देखते हैं जल्दी जल्दी। अब आते हैं चौथा नंबर चैप्टर है बल। बल क्या है ये समझते हैं। देखिए, बल मतलब फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान वेग से गत्यावस्था में परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है वह एक समान चाल से चल रही है, ठीक ना, लेकिन अगर उस पर बल लगाया जाता है तो वह रुक सकती है।
तो दोस्तों आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं बल। बल क्या है तो देखते हैं। बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान वेग से गत्यावस्था में परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा सीजीएस मात्रक डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण मात्रक किलोग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। मतलब बोल रहा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान वेग से गत्यावस्था का परिवर्तन करती है। मतलब कोई वस्तु विराम में है तो इसमें अगर हम बल लगाएंगे तो चलने लगेगी, और ये अगर गति में है तो इस पे हम इधर से बल लगा दिए तो रुक गई। तो इसको क्या कहेंगे कि बल क्या है, एक बाह्य कारक है। जिससे कोई वस्तु या तो विराम में है तो उसको गति में ला सकते हैं, और गति में है तो उसको विराम में ला सकते हैं। इसमें प्रयास कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो गति में ही हो। अगर मान लीजिए किसी दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, नहीं हिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हिलेगा दीवार, लेकिन आप उस पर बल लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह एक सदिश राशि है क्योंकि बल को आप किसी दिशा में ही लगाएंगे, या तो इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में। तो बल क्या हो गया, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। मतलब इसका मात्रक आपका न्यूटन होता है, याद रखिए। और इसका मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये कैसे आता है समझा देते हैं। एक फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम इंटू ए। तो एम का मात्रक हो गया किलोग्राम, ए का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, आगे फार्मूला पढ़ेंगे। तथा सीजीएस मात्रक डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण मात्रक किलोग्राम भार होता है। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण मात्रक का। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। ये रिलेशन याद कर लीजिए। अब आते हैं नोट। खींचने की प्रक्रिया को आकर्षण बल तथा धकेलने की प्रक्रिया को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु को खींच रहे हैं तो आकर्षण बल कहेंगे, और धकेल रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल कहेंगे। बल लगाने की क्रिया सदा दो वस्तुओं के बीच होती है। मतलब एक वस्तु बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाएगी। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो मतलब दो वस्तुओं के बीच ही बल लगता है। अब आता है बल के प्रभाव। पहला नंबर देखें तो किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। मान लीजिए ये वस्तु स्थिर है, इस पे हम बल लगा दिए तो ये वस्तु क्या होगी, गतिमान हो गई। अब उसके बाद से दूसरा, किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने से वस्तु की चाल बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह गतिमान है, इस पर बल लगा दिया और तेज, तो ये इसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा, किसी गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाने पर, मान लीजिए इस दिशा में गतिमान है और इधर से बल लगा दिए तो इसका क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा। लेकिन इसी की दिशा में बल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। यही तो बता रहा है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा हार्ड इस चैप्टर में। आगे देखते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, सब आप लोगों को समझा देंगे आज। अब आते हैं इसमें कि अगर वस्तु पे बल लगा देंगे तो स्थिर हो जाएगी। यदि किसी चाल से गतिमान वस्तु पर गति के दिशा में अभिलंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है, परंतु चाल में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु इस तरह गतिमान है और इसके अभिलंबवत 90 डिग्री पे इधर बल लगा दे तो गति की दिशा केवल बदलेगी, लेकिन चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आता है, यदि किसी गतिमान चाल से गतिमान वस्तु पर बल की दिशा गति की दिशा में अभिलंबवत न होकर किसी अन्य कोण पर हो तो वस्तु की चाल एवं गति की दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि ये इस तरह गतिमान है तो इस पर इस तरह बल लगाते हैं, लेकिन ये इधर ना लगा के 90 डिग्री पे ना लगा के ऐसे लगाएँ तो इसका चाल भी परिवर्तित हो जाएगा और दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अभिलंबवत बल लगेगा तो केवल चाल में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, दिशा में परिवर्तन होगा। अब आता है संतुलित बल तथा असंतुलित बल क्या है? तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो इन्हें संतुलित बल कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं इस पे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें लगने वाले सभी बल एक दूसरे को काट देंगे तो 5 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, संतुलित बल हो गया। अब आते हैं, यदि वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य न हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। अब मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन लगा रहा है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। तो इस पे क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया, क्योंकि ये दोनों का परिणामी शून्य नहीं हुआ। लेकिन अगर यह 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो दोनों संतुलित बल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे परिणामी शून्य हो जाएगा। अब आते हैं, तो असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल लगाने से वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब कि अगर 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर से लगा, असंतुलित बल हो गया, तो ये से ज़्यादा बल लगेगा उसी दिशा में जो है वस्तु गतिमान हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब कि गति में परिवर्तन होता है, ठीक ना। अब आते हैं संतुलित बलों का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, यदि दो संतुलित बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हो तो वे वस्तु की आकृति, वस्तु के आकार, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन किसी बिंदु के परितः घूर्णन में परिवर्तन कर सकता है। उपयुक्त सभी दशाओं में संपूर्ण वस्तु का अपने स्थान से विस्थापन नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पे संतुलित बल लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें संतुलित बल के कारण इसका आकार में परिवर्तन हो सकता है। मतलब ज़्यादा बल लगा दिए तो ये चिपटा हो जाएगा, या घूर्णित हो सकता है, लेकिन ये अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं, मतलब स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है, आकार, आकृति, आयतन, इन सब चीज़ों को चेंज कर सकता है संतुलित बल, ठीक ना। लेकिन उसमें विरामावस्था या गति अवस्था में नहीं कर सकता है। वही असंतुलित बल क्या होता है कि विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अब आते हैं जड़त्व
जड़त्व क्या है? तो अब जड़त्व का परिभाषा समझते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मान लीजिए कि ये वही वस्तु है, इस पे हम बल लगाते हैं, तो शुरू-शुरू में आप इस पे इतना ऐसे छुएँगे तो कुछ नहीं होगा, इस पे बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये भी अपना विरोध करेगी हटने के लिए, इसको भी बल लगा के हटाना पड़ रहा है, मतलब ये भी विरामावस्था में है, इसको हटाएँगे बल लगा के तब हटेगा। मतलब ये अपनी विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही बना चाह रही है। और ये अगर गति की अवस्था में कोई वस्तु आ रही है इधर से गति करते हुए, इसको रोकेंगे तो ये चाहेगी कि मैं गति में ही रहूँ, लेकिन हम इस पे ज़्यादा बल लगाएँगे तो ये रुक जाएगी। तो जड़त्व क्या है? यही है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वो चाहती है कि मैं गति में ही रहूँ, अगर विराम में है तो चाहती है कि मैं विराम में ही रहूँ। इसी को कहते हैं जड़त्व। ठीक, अगर मान लीजिए कोई ट्रक गाड़ी कोई चल के आ रही है, अगर से उसको रोकना चाहते हैं तो वो गति में ही रहेगी, आपको धक्का मार के निकल जाएगी। अगर आपका बल उससे ज़्यादा हो गया तो रुक जाएगी। तो जड़त्व मतलब क्या होता है? अब यही है कि वह अपनी गति की अवस्था में बना ही रहना चाहती है, या अगर कोई मान लीजिए बड़ा-सा ईंट है, आप उसको ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो वो नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वो अपना विरोध कर रहा है, विराम में रहने का चाह रहा है। अगर आपका बल ज़्यादा हो गया तो हिल भी जाएगा। अब आगे समझते हैं, देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही वस्तु की माप है, जड़त्व की माप है। मतलब कोई वस्तु कितना भारी है, वो उसके जड़त्व को दर्शाता है। जड़त्व क्या है? द्रव्यमान की माप है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भारी भारी अगर ढेला है, ठीक है? अगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा, तो आप उसको हटाने में ज़्यादा बल लगाएँगे। लेकिन अगर ये छोटा-सा ठेला होगा, तो आप जल्दी से हटा देंगे। तो मतलब जितना भारी चीज़ होगा, उतना उसमें जड़त्व होगा, यही समझ लीजिए। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, तो जड़त्व भी अधिक होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, तो जड़त्व भी कम होगा। यह 2 प्रकार की होती हैं। अब आगे आते हैं, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला क्या है? विराम का जड़त्व। तो किसी वस्तु में विराम के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि ये विराम में है, तो ये अपना स्थिति अपना परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि ये विराम का जड़त्व है। दूसरा क्या है? गति का जड़त्व। अगर कोई मान लीजिए कि गाड़ी चल के आ रही है और वो अपना गति के मतलब कि विरोध कर रही है, मतलब कि गति में ही रहना चाहती है। किसी वस्तु में गति के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? गति का जड़त्व, क्योंकि वो गति में ही रहना चाहती है। अब आता है प्रश्न कि कार या गाड़ी में असावधानी से बैठा यात्री कार या गाड़ी के एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर किस जड़त्व के कारण गिर जाते हैं? तो मान लीजिए कि बैठे हैं कार या गाड़ी में कोई व्यक्ति, अचानक गाड़ी चल दी, तो क्या होता है कि नीचे वाला पैर जो होता है वो तो विरामावस्था में रहता है, ठीक? ऊपर वाला भी जो पोजीशन होता है वो भी विरामावस्था में रहता है। जैसे ही गाड़ी चलती है तो नीचे वाला गाड़ी से टच होने के कारण आगे चल देता है। मतलब ये क्या हो जाता है? गति में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला जो पोजीशन है आपका, मतलब कि धड़ के ये जो शरीर है, वो अभी विराम में ही रहना चाहता है, तो इसके कारण वो पीछे ही रहना चाहता है, तो मतलब विराम में ही रहना चाहता है, तो इसको क्या कहेंगे कि विराम का जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ठीक ना? अब आते हैं गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम। तो किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गैलीलियो ने क्या बोला था कि अगर कोई वस्तु चल रही है, तो इसकी गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कि अगर हम बल लगाएँगे तभी वो परिवर्तित होगा, नहीं तो वो वस्तु क्या होती रहेगी? चलती रहेगी, ठीक ना? अब आते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है? तो न्यूटन गति विषयक नियम में पहला नंबर प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और गत्यावस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन ने ये बोला था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए कि कोई ट्रक चल रहा है तो वो चलती ही रहेगी अगर हम उसको रोकें ना ब्रेक लगा के। और अगर कोई मतलब कि चीज़ विरामावस्था में, मान लीजिए ईंट है, पत्थर है, तो वैसे ही रहेगा बिना, जब तक उस पर कोई धक्का ना दिया, धक्का देंगे तब वो चलेगा, ठीक? तो ये प्रथम नियम आ गया। दूसरा द्वितीय नियम क्या बोले थे न्यूटन जी ने? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल F जो होता है, वस्तु के द्रव्यमान यानी स्मॉल m और वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी स्मॉल a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर ma होता है, तथा त्वरण की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। मतलब बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में त्वरण भी होगा। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि 2 ग्राम है, और इसमें हम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देते हैं। तो फार्मूला से 5 गुणे और 2 ग्राम को पहले किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि दोनों जो है सीजीएस में एमकेएस में रहना चाहिए, तब ना इसका बाद मतलब न्यूटन में आएगा। तो बल इसी को कहते हैं, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल कहते हैं। अब तीसरा तृतीय नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं तो उसका एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगा। मान लीजिए कि अगर कोई धक्का दे रहा है तो उधर से भी उतना ही न्यूटन का धक्का आपको लगेगा। इसको ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, F बराबर माइनस F। नोट, पहली वस्तु द्वारा लगाई गई बल को क्रियात्मक बल अथवा क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाई गई बल को प्रतिक्रियात्मक बल अथवा प्रतिक्रिया कहते हैं।
क्रिया प्रतिक्रिया दो विभिन्न वस्तुओं पर बल लगाती हैं, न कि एक ही वस्तु पर। मतलब कि अगर हम किसी को धक्का दे रहे हैं तो मतलब वो भी हमको धक्का देगा, मतलब दोनों अलग अलग एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक, तो इसको ही कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दो विभिन्न वस्तुओं पर लगता है, न कि एक ही वस्तु पर। अब आते हैं तृतीय नियम के उदाहरण कुछ हैं। पहला नंबर क्या है, तो गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। मतलब गोली आगे की ओर गति करती है तो वो भी धक्का देती है बंदूक को पीछे की ओर गति कराने के लिए, तो बंदूक क्या हो जाती है, पीछे की ओर गति करती है। दूसरा, मनुष्य का चलना। मनुष्य का चलना, तो मनुष्य चलता है तो उसका पैर जमीन पे धक्का देता है तो जमीन भी पैर को आगे की ओर धक्का देती है। तीसरा, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। चौथा, वायुयान की गति। ये सब क्या हो गए, तो तृतीय नियम के उदाहरण हो गए सब। अब आते हैं सदिश। संवेग क्या है, तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब कि द्रव्यमान और वेग ये दोनों के गुणनफल कर देंगे तो क्या संवेग निकल जाएगा। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे वेग क्या है, सदिश राशि है। इसका दिशा वस्तु के वेग की दिशा की ओर होती है। वस्तु का वेग का दिशा जिस दिशा में है उसी दिशा में संवेग की भी दिशा होती है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसे पी से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो द्रव्यमान गुणे वेग क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। बल तथा संवेग में संबंध अब समझते हैं। तो बल तथा संवेग में संबंध, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक समय का बटा में समय अंतराल, तो उसको बल कहते हैं। यानी संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। एम भी बराबर अंतिम संवेग, एम यू बराबर प्रारंभिक संवेग। मतलब कि अगर कोई वस्तु पर बल लगा रहा है तो उसका वेग भी हो गया यू से, तो पहले एम भी माइनस एम यू, यानी पी संवेग में परिवर्तन निकाल दिए, बटा में समय अंतराल डेल्टा टी कर दिए, यानी एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी समय के तो एम भी अंतिम संवेग, एम यू प्रारंभिक संवेग। आवेग क्या है, तो किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तथा वस्तु के संवेग में संपूर्ण परिवर्तन उस पर आरोपित बल के आवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। अब क्या होता है कि तथा वस्तु के संवेग में संपूर्ण परिवर्तन उस पर आरोपित बल के आवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना। अर्थात संवेग परिवर्तन की समय दर को, जो संवेग परिवर्तन का समय दर है उसको ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। इसे आई से व्यक्त करते हैं। मतलब संवेग में अपरिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आई बराबर क्या हो जाता है, एफ इंटू डेल्टा टी। आई बराबर संवेग में परिवर्तन, डेल्टा पी जो है इसको ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। संवेग संरक्षण, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि अगर कोई दो वस्तु हैं और उस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उनमें संवेग परिवर्तन का जो है संपूर्ण संपूर्ण निकाय क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे बंदूक के लिए सूत्र हो जाता है कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी बराबर स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, ठीक ना। M1 प्लस M2 बराबर M1 प्लस M2 अब यहाँ पे आगे आते हैं। आगे आता है गुरुत्वाकर्षण। क्या है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कि दो वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, वो दोनों अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसको ही क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं का पिंडों द्वारा एक दूसरे के आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मतलब दो वस्तुओं है अपना इनमें जो आकर्षण का गुण है इसको ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम देखिए, विश्व में प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण का बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं कणों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि दो पिंड हैं M1 और M2 हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उनके बीच के दूरी के गुणनफल के उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 होता है। M1 एक का हो गया, M2 दूसरे का द्रव्यमान हो गया। उनके बीच की दूरी स्मॉल r है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 1 2 से करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटा में r² या F बराबर यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी आएगा, कैपिटल जी इंटू M1 M2 बटा में r²। अब यहाँ पे आते हैं आगे। अब आते हैं क्या जहाँ कैपिटल जी क्या है, तो एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान सभी कणों के लिए सभी स्थानों पर एवं सभी दशाओं में समान रहता है। मतलब कैपिटल जी का मान सभी जगह पर क्या होता है, समान होता है, बदलता नहीं है सभी कणों के लिए। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब आता है गुरुत्व बल क्या है, तो पृथ्वी माता द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। मतलब कि पिंड पर कोई आरोपित बल है पृथ्वी के द्वारा, अगर कहते हैं कि किसी पिंड पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। इसी बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। मतलब इस
पिंड पे कितना बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के कारण, तो इस बल को ही क्या कहते हैं, इसका भार कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो देखिए किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे प्रतीक स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। मतलब कि इस पिंड पे अगर पृथ्वी के कारण कोई गुरुत्व बल लग रहा है तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है, तो इसको ही क्या कहेंगे, इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। अब समझते हैं, जैसे यदि किसी पिंड कैपिटल पी, ये एक पिंड है कैपिटल पी, का द्रव्यमान स्मॉल एम, इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम, पृथ्वी माता का द्रव्यमान जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान क्या है, एम ई, तथा पृथ्वी के केंद्र ओ से पिंड पी की दूरी क्या है, स्मॉल आर हो, तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो वही फार्मूला है, एक बराबर जी इंटू एम वन की जगह पे एम ई हो गया, इंटू एम टू की जगह स्मॉल एम हो गया, बटा में स्मॉल आर दूरी है तो स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई जी है तल से, तो आर ई प्लस एच, जहां आर ई बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है और एच बराबर पृथ्वी तल से ऊंचाई है, ठीक ना, पिंड की ऊंचाई है। स्मॉल जी का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे समझते हैं। स्मॉल जी का फार्मूला होता है कैपिटल जी इंटू एम ई बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी इंटू एम ई बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल जी इंटू एम ई बटा में स्मॉल आर का मान हो जाएगा आर ई प्लस एच, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद से आता है पृथ्वी तल पर एच बराबर जीरो, यहाँ तल पर क्या होता है, एच बराबर जीरो हो जाएगा। अतः पिंड का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटा में आर ई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे आते हैं, स्मॉल जी का मान ज्ञात करना। स्मॉल जी का मान होता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे सामान्यतः 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाता है। स्मॉल जी का यह मान पृथ्वी पर समुद्र तल पर माना जाता है। इस तल से अधिक ऊंचाई पर जाने से स्मॉल जी का मान कम होता जाता है। मतलब ये जो मान होता है इसको समुद्र तल पर माना जाता है, मतलब कि यहाँ पे माना जाता है। इससे ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, स्मॉल जी का मान कम होता जाता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और नीचे जाने पर भी इस तल से अधिक ऊंचाई पर जाने से स्मॉल जी का मान कम होता जाता है। अह, हम्म, या एक सदिश राशि स्मॉल जी का मान नीचे की ओर आने पर भी कम होता है। अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, पहला नंबर क्या है, तो किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है, तो स्मॉल जी का एस आई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें दूसरा क्या है, तो कैपिटल जी का एस आई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब आते हैं आगे। आगे क्या होता है कि स्मॉल जी का मान भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है, ठीक ना। अब आते हैं चौथा, पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान सभी जगह 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल जी एक सदिश राशि है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है। अब आते हैं गुरुत्वीय गति क्या है, तो पृथ्वी की ओर गिरती हुई अथवा पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं की गति गुरुत्वीय गति कहलाती है। अतः गुरुत्वीय गति के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के कारण जो है गिरती हुई कोई वस्तु है या पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय गति कहते हैं। गुरुत्वीय गति के लिए समीकरण क्या है, तो पहला ऊपर से नीचे की ओर, मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ से नीचे की ओर गिर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर प्लस जी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। ए बराबर प्लस जी हो जाएगा और एस बराबर एच रखना है, क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पे ए का मान प्लस हो जाएगा और एस का मान एच रखने पर ये फार्मूला v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो जाएगा। यहाँ पे वही मतलब फार्मूला जो है पहले वाला, उसमें ए की जगह पे प्लस जी रख दीजिए और एस की जगह पे प्लस एच रख दीजिए। अब नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, तो नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु जाएगी तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, ठीक। एस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। तो फार्मूला में रखेंगे वी बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब स्मॉल टी का मान क्या होगा, फार्मूला अंडर रूट में टू एच बटा में जी, एक्स बराबर यू टी यू इंटू अंडर रूट टू एच बटा जी। ये क्या है, तो किसी पिंड को किसी मीनार से क्षैतिज से यदि फेंका जाए तो मतलब टू अंडर रूट में टू एच बटा में जी आता है। विशेष स्थितियां क्या है, तो पहला, यदि पिंड के ऊपर से छोड़ा जाता है तो यू बराबर जीरो, मतलब छोड़ा जाएगा तो शुरू में यू क्या होगा, पहले यहाँ से छोड़ा जाता है तो यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर भी क्या होगा, अगर फेंका जाता है ऊपर की ओर तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो हो गया। नीचे आता है तो प्लस जी, ऊपर जाता है तो माइनस जी। बस यही फार्मूला है। अब आता है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। पृथ्वी माता का द्रव्यमान कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, त्रिज्या 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर, पहला, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मतलब किसी वस्तु में कितना पदार्थ उपस्थित है उसको ही द्रव्यमान कहते हैं। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को गुरुत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं, मतलब कि कोई वस्तु को किस बल से कोई
पृथ्वी माता आकर्षित कर रही हैं, उसको ही वस्तु का भार कहते हैं। इसमें देखिए द्रव्यमान में, दूसरा एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब तीसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, हर जगह पर सेम रहेगा। लेकिन ये क्या है कि जी का मान बदलेगा तो इसमें भार का मान भी बदलता रहता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु का भार बदलता रहता है। क्योंकि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान कुछ अलग है, चंद्रमा पर कुछ स्मॉल जी का मान कुछ अलग है, तो भार भी अलग हो जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, एक सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से ज्ञात करते हैं और भार को कमानीदार तुला से ज्ञात करते हैं। नोट देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का भार बराबर 1 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यह फार्मूला आता है। उसके बाद से सवाल आता है, उसके बाद से खत्म ये भी चैप्टर। अब आगे आते हैं चैप्टर कार्य ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा, ये चैप्टर पढ़ते हैं आगे। कार्य क्या है, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, उस पे बल लगाया जाता है और वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो इसको ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रा SI पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। जूल की को कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। अब देखें, यदि विस्थापन बल की दिशा में कुछ कोण बना रहा हो, यानी बल की दिशा में विस्थापन न हो, मतलब कि अगर यहाँ पे F बल लगा रहे हैं और D विस्थापन हो गया, तो W बराबर FD हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये कोण पे किसी, मतलब कि विस्थापन बल की दिशा में ना हो, इस तरफ बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है, तो बल की दिशा और विस्थापन के बीच में अगर थीटा का कोण बन रहा है, थीटा का कोण बन रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा कार्य का W बराबर FD cos थीटा। ठीक ना, नोट देखिए, यदि विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य धनात्मक होगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन जो है उसी दिशा में हो रहा है, तो कार्य धनात्मक होगा। और यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। अगर इस पर बल लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, तो कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब आते हैं सामर्थ्य क्या है, शक्ति। तो कार्य किए जाने की समय दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। मतलब कि कोई चीज जो है कितने समय में कितना कार्य कर रही है, वही उसका शक्ति कहलाएगी। इसका SI पद्धति में मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। वाट को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, सामर्थ्य को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। सामर्थ्य P बराबर कार्य बटा में समय, W बटा में T, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी, यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणे समय। अब आते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। 1 अश्व शक्ति, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। 1 मीट्रिक हार्स पावर बराबर 735 वाट। ये सब फार्मूला है याद रखने के लिए। ठीक, आगे आते हैं अब। अब देखें, 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3600 जूल, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के घात 9 जूल। अब आते हैं आगे, चौथा नंबर, घरों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में 1000। अब आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की मतलब कि घरों में जो है प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। जो घर में ऊर्जा प्रयुक्त होता है उसको किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। एक यूनिट बराबर, यूनिटों की संख्या क्या होता है, तो जितना वाट, जितना घंटा के लिए, जितना दिन के लिए चलता है, उसको 1000 से भाग देते हैं, यूनिटों की संख्या निकल जाती है। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु कार्य करने की उसकी क्षमता कितनी है, उसको ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। जब एक वस्तु दूसरी पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली वस्तु को ऊर्जा व्यय होती है, तथा जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि हम किसी को पीट रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा क्या होगा, खत्म होगा। जिसको पीट रहे हैं उसका ऊर्जा बढ़ जाएगा, तथा जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अतः निकाय की संपूर्ण ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानांतरित ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ये फार्मूला हो गया। गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा करने की क्षमता होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु v वेग से चल रहा है, स्मॉल m द्रव्यमान का है, तो उसका गतिज ऊर्जा होगा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। E के इसको निरूपित करने के लिए है। ठीक, अब आता है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब W बराबर क्या हो गया, K2 माइनस K1, यानी इसे कार्य ऊर्जा परमेय भी कहते हैं। मतलब गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है वो कार्य के बराबर होता है। अब आता है एक फार्मूला, P बराबर F इंटू भी, जहाँ F क्या है, बल है, और भी यहाँ पे P क्या है, शक्ति है, शक्ति शक्ति शक्ति। अभी भी क्या है, तो भी क्या है, वेग है। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रख लीजिए, P बराबर F इंटू भी, P बराबर F इंटू भी। अब E के बराबर यहाँ से फार्मूला जब लिखेंगे तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में F, P बटा में F हो जाएगा। ठीक, तो P बटा में F हो जाएगा, मतलब F बराबर हो जाता है P बराबर m बराबर मान, V बराबर वेग। तो E के बराबर P स्क्वायर बटा 2m बराबर 1/2 PV। ये फार्मूला हो गया, याद कर लीजिए। आगे इसको प्रूफ कर देंगे। देखते हैं आगे स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु के
किसी वस्तु के उसकी स्थिति, अवस्था अथवा स्थिति के कारण, मतलब विशेष अवस्था, कोई वस्तु स्थिति में है, मतलब स्थिर है, तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ईपी से व्यक्त करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला क्या है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है समझते हैं। प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि प्रत्यास्थ बल के कारण जो वस्तु में ऊर्जा निहित होती है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, जहां यू बराबर क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। के बराबर क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। एक्स बराबर खिंचाव या दबाव है। यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। एक्स क्या है, तो खिंचाव या दबाव की लंबाई है। यू क्या है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य करने की क्षमता को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि स्मॉल एम किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को स्मॉल एच ऊंचाई ले जाने में व्यय ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। एम द्रव्यमान की वस्तु है, एच ऊंचाई तक उसको ले जाया जाता है, तो उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, एक रासायनिक ऊर्जा, एक होता है नाभिकीय ऊर्जा। अब आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान के कारण भी वस्तुओं में क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब उसको कैसे दर्शाते हैं, तो द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है उसको दर्शाते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये फार्मूला दिया उन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ में अपने द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होता है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। यदि स्मॉल एन द्रव्यमान की वस्तु को रखा जाए तो उसमें कुल ऊर्जा ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी ऐसे सब, मतलब स्थितिज ऊर्जा सब, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब कि। तो ये हो गया। जय हिंद दोस्तों। आगे आप लोगों को चैप्टर को पढ़ाते हैं। ध्वनि, साउंड। पहला नंबर तरंग। तरंग क्या है, वेव। देखिए, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो निश्चित वेग से बिना अपने स्वरूप को बदले माध्यम में आगे बढ़ता है उसे तरंग करते हैं कहते हैं। मतलब कि कोई भी माध्यम है उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। मान लीजिए नदी में एक ईंट का पत्थर फेंक दिया गया, तो उसके कारण जो वेग उत्पन्न होगा, उसके माध्यम में जो वेग उत्पन्न होगा आगे बढ़ता जाता है, उसको क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। दूसरा तरंग गति कहते हैं। देखिए, किसी किसी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के कणों के नेट विस्थापन के बिना पदार्थ के कणों में किसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पत्थर फेंक दिए पानी में, बुलबुला ऐसे-ऐसे आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बुलबुला का विस्थापन नहीं होता है, ये कणों का विस्थापन नहीं होता है, लेकिन पानी का लहर जो है आगे बढ़ता जाता है। इसको ही तरंग गति कहते हैं। और तरंग किसको कहते हैं, तो ये उत्पन्न जो विक्षोभ होता है निश्चित वेग से बिना अपने स्वरूप को बदले माध्यम में आगे बढ़ता है, इसको ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब तरंग गति की विशेषताएं देखते हैं। पहला, तरंग गति की उत्पत्ति किसी माध्यम में किसी स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न करने से होता है। जैसे ये पानी का है गड्ढा, इसमें यहाँ पे पत्थर फेंक दिए तो यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न किया गया, तो ये तरंग क्या है, चारों ओर फैलता गया। लेकिन कण जो है आपस में टकरा रहे हैं, बस इधर से टकरा रहे हैं और ये आगे विक्षोभ जो है बढ़ता जाता है। लेकिन ये चूंकि वास्तव में यहाँ से कण यहाँ नहीं जाता है, ठीक ना, तो इसको ही कहते हैं। पहला क्या है, तरंग गति की उत्पत्ति किसी माध्यम में किसी स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न करने से होता है। यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न किए तो यहाँ पे तरंग गति का उत्पत्ति हो गया। दूसरा, तरंग गति के कारण माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ता है। मतलब यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न किए तो इसके कारण ये टकराया इससे, ये टकराया इससे, ये टकराया इससे, ये टकराया इससे, ऐसे ही विक्षोभ आगे बढ़ता जाता है। तीसरा, तरंग गति के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे गति नहीं करते, परंतु अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर आवर्त गति करते हैं। मतलब विक्षोभ हुआ तो ये इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, ऐसे-ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे-ऐसे। ठीक ना? अब आगे आते हैं, आवर्त गति करते हैं। उसके बाद से आता है तरंगों का वर्गीकरण क्या है? तो अपनी उत्पत्ति के स्रोत के संचरण की विधि के अनुसार तरंग 2 प्रकार की होती है। मतलब 2 प्रकार की तरंगे होंगी। पहला नंबर क्या है, तो यांत्रिक तरंगे, दूसरा क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, मतलब कि उनका उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसके आधार पर 2 प्रकार का है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। पहला क्या है, यांत्रिक तरंगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यांत्रिक तरंगे क्या है? तो यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या है? तो किसी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के कणों के दोलन से उत्पन्न होने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन केवल किसी पदार्थ, माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में होकर ही संभव होता है। अर्थात यांत्रिक तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। मतलब कि कोई भी ठोस, द्रव या गैस है, उनके कणों के दोलन जो होता है, उनके कारण जो तरंग उत्पन्न होती है, उसको ही यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन केवल किसी पदार्थ यानी कोई पदार्थ
पदार्थ हो माध्यम, जैसे ठोस द्रव गैस में ही होकर संभव हो सकता है या निर्वात में नहीं गति कर सकती है। अब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं संचरण के अनुसार, ठीक ना, संचरण के अनुसार दो प्रकार की। पहला अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति के दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, मतलब कि माध्यम के कण जो होता है वो तरंग गति की दिशा ऐसे है, तो मतलब कि इसके लंबवत दिशा में कंपन करेंगे, मतलब कि ये हो गया, जैसे ये एग्जांपल आपका देख लीजिए, ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग का, मतलब कि तरंग इधर चल रहा है और कण का विस्थापन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको ये क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे शांत जल में पत्थर डालने से उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक। अब विशेषता देखिए, पहला, माध्यम के कण तरंग संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब कि माध्यम के कण क्या करते हैं कि तरंग संचरण इस तरह होता है और कण जो है ऐसे ऐसे लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, या ठोस द्रव व गैस या ठोस व द्रव की सतह पर चलती है, मतलब कि ये ठोस और द्रव में ही चलती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरा नंबर क्या है, इनमें माध्यम के पृष्ठ पर श्रृंग व गर्त बनते हैं, मतलब ऊपर गया तो श्रृंग हो गया, नीचे आया गर्त हो गया, ऊपर गया श्रृंग हो गया, नीचे आया गर्त हो गया, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त, ऐसे होता है। अब आता है चौथा, माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है, इसमें दाब परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। अब आगे आते हैं, दूसरा दूसरा नंबर क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, इसके पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि ये तरंग संचरण की दिशा है, कंपन की दिशा है, ये श्रृंग गर्त, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर, दूसरा नंबर अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिशा में ही कंपन करते हैं, मतलब कि माध्यम के कण क्या करते हैं कि तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिशा में ही कंपन करते हैं, मतलब तरंग संचरण इस दिशा में जा रहा है तो माध्यम के कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं। जैसे लोहे के टुकड़े को ठोकने पर उसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होते हैं, जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, इसको ठोक रहे हैं हथौड़ी से, तो इसमें जो है तरंग संचरण की दिशा ऐसी होगी और इसमें माध्यम कण भी ऐसे कंपन करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। विशेषताएं देखिए, पहला, इनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, तरंग संचरण की दिशा इस तरह हो रही है और कंपन भी इसी दिशा में हो रही है। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण से संपीड़न तथा विरूपण होता है, मतलब कि इनमें क्या होता है कि संपीड़न होता है, मतलब जहां सिकुड़ेगा तो संपीड़न, जहां फैलेगा वहां विरलन, संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन, ऐसे होता है, ठीक ना। मतलब इसमें कण जो है कहीं सिकुड़ते हैं कहीं फैलते हैं, कहीं सिकुड़ते हैं कहीं फैलते हैं, तो ऐसे सिकुड़ने वाली जगह को संपीड़न कहेंगे और फैलने वाली जगह को विरलन कहेंगे। तीसरा, ये तरंगे ठोस द्रव व गैस तीनों में चल सकती हैं, ये ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती हैं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव में चलती है। अब चौथा नंबर, इन तरंगों के कारण दाब परिवर्तन होता है, इनके कारण क्या होता है, दाब परिवर्तन होता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों के कारण नहीं होता है। अब ऐसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे है संपीड़न यानी सिकुड़ गया, विरलन यानी फैल गया, संपीड़न सिकुड़ गया, विरलन यानी फैल गया। अब इस प्रकार स्वरित्र की भुजाओं के बराबर भीतर बाहर कंपन करने के कारण वायु की परतों में एकांतर क्रम में संपीड़न एवं विरलन की अवस्थाएं आगे बढ़ती जाती हैं। ये स्वरित्र है, इसको जब बढ़ाया जाता है तो इसके कारण जो है संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन वायु के कणों में होते जाते हैं। तरंग गति संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर, तरंग गति में ये सब कुछ नियमित चीज है जो पढ़ना जरूरी है। पहला नंबर क्या है, आयाम क्या है, देखिए, तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन में मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं, मतलब कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकतम जो ये तरंग का ये माध्य स्थिति है, अब यहाँ से जो है इसका अधिकतम ऊंचाई, इसको ही क्या कहेंगे, तरंग का आयाम कहेंगे, या यहाँ से यहाँ तक की अधिकतम ऊंचाई, इसको ही क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। मतलब तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन में, ये माध्यम के कणों के क्या हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं, कि माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति ये है से अधिकतम ऊंचाई, इसको ही क्या है कहेंगे, तरंग का आयाम कहेंगे। दूसरा, आवृत्ति क्या है, तो तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, मतलब एक सेकंड में ये कितनी बार ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, इसको ये क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। एन बराबर हो जाएगा 1/टी, जहां टी बराबर क्या है, आवर्त काल, मतलब एक सेकंड में समय दोलनों की संख्या, इसको ही आवृत्ति कहेंगे। आवर्त काल क्या है, तो तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्त काल कहते हैं, मतलब कि ऐसे गया ऐसे आया ऐसे आया, इतना करने में, ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, इसी को एक आवर्त काल कहेंगे, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इसे कैपिटल, इसका मात्रक सेकंड होता है। एन बराबर दोलनों की संख्या बराबर एक, एक दोलनों की संख्या बराबर 1/n, यानी एक दोलन कितने समय में हुआ, एक दोलन कितने समय में हुआ, उसको ही आवर्त काल कहेंगे, टी बराबर 1/n हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या है, तो अब तरंग दैर्ध्य समझते हैं। तो किसी तरंग गति में परस्पर समान कला में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, मतलब यहाँ से चला फिर इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया, तो यहाँ से चला, यहाँ से समान कला इसका कहाँ है, यहाँ हो रहा है, तो इसके बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहेंगे, ठीक ना। अब आगे आते हैं, या ऐसे फिर चला गया ऐसे आ गया, तो एक श्रृंग से एक श्रृंग के बीच की दूरी या एक गर्त से एक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहेंगे, सॉरी वो गलत हो गया, इसको कहेंगे, इसको तरंग दैर्ध्य कहेंगे, ठीक ना। अब आते हैं
तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। एक आवर्तकाल में जितनी दूरी तय करेगा उसको ही क्या कहेंगे, उसका तरंग दैर्ध्य कहेंगे। इसको लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है। लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाता है, v इंटू टी, जहाँ लैम्ब्डा बराबर तरंग दैर्ध्य यानी मीटर में, v बराबर क्या है, तरंग की चाल हो गया मीटर पर सेकंड में। लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा, v बटा में n, v बटा में n क्योंकि t बराबर 1 बटा में n होता है, या n बराबर हो जाएगा v बटा में लैम्ब्डा, v बटा में लैम्ब्डा, या v बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा इंटू लैम्ब्डा इंटू एन, लैम्ब्डा इंटू एन, भी बराबर लैम्ब्डा बटा में टी, लैम्ब्डा बटा में टी, एन बराबर 1/t होता है, टी बराबर लैम्ब्डा बटा में भी, ये सब फार्मूला हो जाएंगे ऐसे। तो भी बराबर तरंग की चाल मीटर पर सेकंड, एन बराबर आवृत्ति हर्ट्ज में, टी बराबर आवर्तकाल सेकंड में। अब आगे आते हैं आंकिक प्रश्न, इस पे है फार्मूला पे। अब उसके बाद से आंकिक प्रश्न कर लीजिएगा आप लोग अपने से, उसके बाद से आगे समझते हैं। नहीं आएगा तो उसको भी पढ़ा देंगे किसी दिन, आंकिक प्रश्न पहले थ्योरी समझ लेते हैं। अब आते हैं यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण, मतलब जो यांत्रिक तरंगे होते हैं उनकी आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण क्या क्या होती है, ठीक ना। उस वो तो हम लोग संचरण के अनुसार देख लिए। अब यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार समझते हैं। ध्वनि, जिन तरंगों की आवृत्ति यानी 20 हर्ट्ज से आवृत्ति के अनुसार 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती हैं, और हम इस अनुभूति को ध्वनि कहते हैं। मतलब कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की चीज होती है, उसको हम सुन लेते हैं, जिसकी आवृत्ति होती है, तो उसको ही ध्वनि कहते हैं। इसकी अनुभूति होती है। दो तरंगों की होती ये यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं आवृत्ति के अनुसार। पहला क्या है, अवस्रव्य तरंगे, और दूसरा क्या है, पराश्रव्य तरंगे। अवस्रव्य तरंगे, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रव्य तरंगे कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम हो। पराश्रव्य तरंगे, तो जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। आजकल पराश्रव्य तरंगों का उपयोग अल्ट्रासाउंड के नाम से चिकित्सा विज्ञान में शरीर के भीतरी अंगों के चित्रण के लिए किया जाता है। इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। दूसरा नंबर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी विद्युत आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की त्वरित गति अथवा दोलन से उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का त्वरित गति हो या दोलन हो, उससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। इनका संचरण पदार्थ माध्यम के अतिरिक्त निर्वात में भी हो सकता है, ठीक, याद रखिएगा। अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे विकिरण भी कहते हैं। यह तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक ना। अब आते हैं आगे, ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम, द्रव में उससे थोड़ा अधिक, और ठोस में सर्वाधिक होती है। कुछ प्रमुख माध्यमों में ध्वनि की चाल, जैसे माध्यम और इधर हो गया तरंग की चाल यानी मीटर पर सेकंड में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया 258 मीटर पर सेकंड, वायु में हो गया 331 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में हो गया 1286 मीटर पर सेकंड, जल में हो गया 1450 मीटर पर सेकंड, वायु में हो गया 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल बराबर अंडर रूट में माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक बटा में माध्यम का घनत्व। ध्वनि की चाल में परिवर्तन, पहला, वायु में ध्वनि की चाल उसके दाब परिवर्तन से नहीं बदलती है। वायु में ध्वनि की चाल उसके दाब परिवर्तन से नहीं बदलती है, मतलब दाब परिवर्तन करने से जो है ध्वनि की चाल नहीं बदलेगी। दूसरा, वायु में ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा, वायु में ध्वनि की चाल सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। चौथा, वायु में ध्वनि की चाल वायु की दिशा में अधिक तथा विपरीत कम होती है। वायु की दिशा में अधिक तथा विपरीत कम होती है। ध्वनि का परावर्तन तथा प्रतिध्वनि, जब ध्वनि का परावर्तन के नियम है। पहला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा, परावर्तित ध्वनि अभिलंब तथा आपतित ध्वनि की दिशाएं एक ही समतल में होते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं ध्वनि में। प्रतिध्वनि क्या है, तो किसी तल में परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब ऐसे लड़के आ गए तो इसको प्रतिध्वनि कहेंगे। ध्वनि की चाल बराबर ध्वनि तरंग द्वारा चली गई संपूर्ण दूरी बटा में समयांतराल। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर अब समझते हैं। पहला, अनुप्रस्थ तरंग इधर हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग इधर हो गया। पहला देखिए, इनमें माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे अर्थात तरंग गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें माध्यम के कण माध्यम स्थिति के इधर उधर तरंग गति के दिशा में ही कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे। दूसरा देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती हैं। एक शीर्ष तथा गर्त मिलाकर एक तरंग बनते हैं। एक शीर्ष तथा एक गर्त मिलाकर क्या बनता है, तरंग बनता है। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती हैं। एक संपीड़न तथा एक विरलन मिलकर एक तरंग बनाते हैं। तीसरा क्या है, तो शीर्ष पर माध्यम के कणों का विस्थापन धनात्मक व अधिकतम होता है तथा गर्त पर माध्यम के कणों का विस्थापन ऋणात्मक व अधिकतम होता है। उसी तरह संपीड़न की स्थिति पर माध्यम के कणों का वेग अधिकतम व धनात्मक होता है। संपीड़न में वेग अधिकतम होता है व धनात्मक होता है। शीर्ष पर माध्यम के कणों का
विस्थापन धनात्मक व अधिकतम होता है तथा गर्त पर माध्यम के कणों का विस्थापन ऋणात्मक व अधिकतम होता है। इसमें संपीड़न की स्थिति पर माध्यम के कणों का वेग अधिकतम व धनात्मक होता है। चौथा आते हैं, यह तरंगे केवल उसी माध्यम में संचरित हो सकते हैं जिसमें दृढ़ता हो, अर्थात ये तरंगे केवल ठोसों में तथा द्रव की सतहों पर ही उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे उस माध्यम में संचरित हो सकते हैं जिसमें आयतन प्रत्यास्थता हो, अर्थात ये तीनों माध्यम में ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अब आगे आते हैं, द्रव के अंदर या गैस में ये तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अब आते हैं पांचवा, इन तरंगों के संचरण के माध्यम से घनत्व तथा दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इन तरंगों के संचरण से संपीड़न की स्थितियों पर माध्यम का घनत्व व दाब अधिक होता है तथा विरलन की स्थितियों पर माध्यम का घनत्व व दाब क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गया आपका ध्वनि चैप्टर खल्लास। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, आगे आता है हम लोगों का, 1 मिनट सॉरी, हाँ देखिए 7 के बाद 8वां नंबर ऊष्मा इकाई है वो चालू करते हैं। तो ताप क्या है पहले समझते हैं। ताप एवं ऊष्मीय प्रसार चैप्टर का नाम है। ताप क्या है, तो ताप किसी वस्तु, ठोस, द्रव, गैस का वह भौतिक गुण है जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर उस वस्तु